वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर जुनैद और आज हम डिस्कस करेंगे कि मिक्स मेथड्स रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करते हुए इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है और उसको कैसे वैलिडेट किया जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट और वैलिडेशन वैसे तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट एक ट्रेंड बनता जा रहा है। जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट रिसर्च हो गई, हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च हो गई, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। तो सोशल साइंसेस के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो रिसेंटली इसकी डेवलपमेंट पे और वैलिडेशन पे काफ़ी काम हो रहा है। मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन क्यों यूज़ होता है? वो इसलिए यूज़ होता है कि ताकि जितने भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च में हो या वो क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिमिटेशंस हों, उन लिमिटेशंस को ओवरकम किया जा सके और मिक्स मेथड रिसर्च डिज़ाइन को यूज़ करते हुए आप कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएं जो कि एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ होगा और दोनों के प्लस पॉइंट, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव रिसर्च के प्लस पॉइंट को ऐड करते हुए वो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जा सके और उसको वैलिडेट किया जा सके। ये जो स्लाइड्स हैं ये इंस्पायर्ड हैं फ्रॉम माय ओन पीएचडी थीसिस, जो कि मैंने अपने पीएचडी के दौरान टेस्ट किए। ये उनमें से उनके स्टेप्स हैं और उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि क्वालिटेटिव फेज़ के अंदर मैंने यूज़ की थी। उसमें से 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि सबसे पहले कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल एनालिसिस। ये एक तरह की लिटरेचर रिव्यू मैथडोलॉजी थी जिसको हमने कंटेंट एनालिसिस की बेसिस के ऊपर एक मैथडोलॉजी डिफाइन की कि किस तरीके से हम दो डायट्स के दरमियान, दो डायट्स कंस्ट्रक्ट्स के दरमियान, सिमिलर कंस्ट्रक्ट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि उस स्टडी में रिलीजियोसिटी और स्पिरिचुअलिटी थे जो कि इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये मैथडोलॉजी वहाँ पर यूज़ हो सकती है। तो ऐसी कोई स्टडी जिसमें ये इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे डिफरेंशियल एनालिसिस की ज़रूरत भी नहीं है। हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में इंटरव्यूज़ एनालिसिस करते हैं। इंटरव्यूज़ एनालिसिस से होता ये है कि एक सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है जिसमें डिटेल में आपको रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं, क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं रिस्पॉन्डेंट से, और उनकी बेसिस के ऊपर हम डेवलप करते हैं कुछ थीम्स। वो थीम्स लेटर ऑन कन्वर्ट होते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर और उस इंस्ट्रूमेंट को फिर वैलिडेट किया जाता है क्वांटिटेटिव फेज के अंदर। जैसे कि मैंने बताया, कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल एनालिसिस एक ऐसी मैथडोलॉजी थी जिसके अंदर हम दो इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। 4 स्टेप अप्रोच है ये। सबसे पहले सेट थ्योरी यूज होती है। सेट थ्योरी में जैसा आपको पता है डिसजॉइंट, सबसेट एंड ओवरलैपिंग रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। इस सेट थ्योरी के जरिए से हम कंस्ट्रक्ट डिफरेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो कंस्ट्रक्ट्स आपस में कितना डिफरेंट है या उनमें आपस में सिमिलैरिटीज कितनी है। इसमें जो सबसे पहले मौजूद होती हैं वो होती है डेफिनेशंस, जो हमें लिटरेचर से आइडेंटिफाई करनी होती हैं। दोनों कंस्ट्रक्ट्स की डेफिनेशंस को आइडेंटिफाई किया जाता है और ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच को यूज़ करते हुए हम कोडिंग अप्लाई करते हैं जिसकी बेसिस पे थीम्स निकलते हैं। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड ऑप्शन ये होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इन दो डिफरेंट फिनोमिनास को पहले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से मेजर किया गया है। फाइनली स्टेप में कंपैरिजन होता है, जो कि हमने कैटेगरीज या कोड्स आइडेंटिफाई किए होते हैं स्टेप 2 और 3 के अंदर। उनके दरमियान हम देख रहे होते हैं कि उसमें से कितने सिमिलर हैं और कितने डिफरेंट हैं, जिसकी बेसिस पर हमें ये पता चलता है कि दो डिफरेंट सेट में किस तरह का रिलेशनशिप है। डिसजॉइंट रिलेशनशिप है, सबसेट रिलेशनशिप है या फिर ओवरलैपिंग रिलेशनशिप है। ये इन चारों रिलेशनशिप की वेन डायग्राम है। अगर कोई दो सेट्स बिल्कुल यूनिक हैं, यानी कि उनके आइटम्स और कोड्स बिल्कुल ही यूनिक हैं, तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। अगर कुछ आइटम सिमिलर हैं, बाकी कुछ आइटम ए में यूनिक है और कुछ आइटम बी में यूनिक है, तो इसको हम ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। सारे के सारे आइटम्स बी के ए के में भी मौजूद थे, तो इसको हम कहेंगे इफ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। और सारे के सारे आइटम जो कि ए में मौजूद हैं वो बी में भी मौजूद है, तो इसको हम कहेंगे इफ सेट A is a subset of set B। बेसिकली जो मिक्स मेथड रिसर्च डिजाइन है वो कॉम्बो होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन का। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जब हम इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैथडोलॉजी यूज होती है एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल मिक्स मेथड्स रिसर्च डिजाइन। ये क्रैसवेल एंड प्लानो क्लार्क ने 2007 में इसको हाईलाइट किया और
लेटर ऑन इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट के लिए ये वाइडली यूज मैथडोलॉजी है एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल रिसर्च डिजाइन, जिसमें जो सजेस्ट करती है कि पहले क्वालिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए फिर क्वांटिटेटिव रिसर्च होनी चाहिए। तो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर सबसे पहले हम कंडक्ट करते हैं इन डेप्थ इंटरव्यूज। इन डेप्थ इंटरव्यूज इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं ताकि जो कि सब जिनसे हम जो कि रिस्पोंडेंट हैं उनसे हमें डिटेल में किसी चीज़ की इंसाइट्स मिलें और उन इंसाइट्स को यूज़ करते हुए हम एक स्टडी कंडक्ट करें और उस स्टडी की में हम फाइनली ये प्रपोज कर रहे हो कि कौन कौन से थीम है जो कि इस फिनोमिनन को एलैबोरेट करते हैं या उस फिनोमिनन को स्पेसिफाई करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर स्टिमुलाई सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रिसर्च के अंदर कोई ऐसा स्टेप है जहाँ पर किसी स्टिमुलस की ज़रूरत है, स्टिमुलस का मतलब है कि हो सकता है आप चाह रहे हो कि जो रिस्पोंडेंट है वो किसी वेबसाइट को देखते हुए आंसर करे, या फिर हो सकता है आप ये चाह रहे हो कि कोई टीवी कमर्शियल है जो कि इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट के अंदर ज़रूरी है, यानी आप किसी पर्टिकुलर फिनोमिनन को मेजर करना चाह रहे हैं जो कि किसी टीवी कमर्शियल्स के रिस्पेक्ट के अंदर आ रहा है, या कोई मूवी के रिस्पेक्ट से आप बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनकी करते हुए हम डिफरेंट स्टिमुलाए हैं जिनको यूज़ करते हुए हम रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं। सैम्पलिंग टेक्निक क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। कन्वीनियंट सैम्पलिंग भी यूज़ की जा सकती है, पर्पसिव सैम्पलिंग भी यूज़ की जा सकती है। पर्पसिव सैम्पलिंग ज़्यादातर यूज़ की जा रही होती है क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है वो हमारे लिए उसके रिस्पॉन्सेस काम के भी हैं कि नहीं। तो जाहिर है ये एक रिसर्चर तब देखता है कि जब उसको अपनी जजमेंट को यूज़ करे कि यार ये मेरे लिए रेलेवेंट रिस्पोंडेंट है या ये रिस्पोंडेंट मेरे लिए रेलेवेंट नहीं। तो पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो बेस्ट फिट होती है इस रिसर्च डिजाइन के अंदर। सैंपल साइज एक ऐसा इशू है जिसपे कंसेंसस नहीं है। डिफरेंट स्कॉलर्स के लिए डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं। आमतौर पे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर 10 रिस्पोंडेंट्स या इससे ज्यादा का सैंपल लिया जा रहा होता है। मिनिमम सैंपल साइज तो क्वालिटेटिव रिसर्च में एक रिस्पोंडेंट का भी हो सकता है, जो कि हम ऑटोबायोग्राफी रिसर्च में करते हैं। ऑटोबायोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। उसके अंदर एक ही सैंपल होता है, एक ही हमारा रिस्पोंडेंट होता है। लेकिन जब हम इंटरव्यूज की बात करते हैं तो हम 10 ऑनवर्ड्स की बात करते हैं, जहां पर हमारे कोड्स और थीम्स के दरमियान सैचुरेशन आना शुरू हो जाए, वहां तक हमारा सैंपल साइज होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो स्टेप्स हैं उसमें जब हम इंटरव्यूज कर लेते हैं तो उन इंटरव्यूज को ट्रांसक्राइब किया जाता है। उनको अगर वो नेटिव लैंग्वेज में थे तो उनको ट्रांसलेट भी किया जाता है इंग्लिश के अंदर। मेमो राइटिंग होती है। मेमो राइटिंग का स्टेप ये होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास मौजूद हैं उनको देखते हुए एक अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है और ट्रांसक्रिप्शन से मेमोज डेवलप किए जाते हैं। समरी शीट रिस्पोंडेंट के इंटरव्यू के बाद, हर इंटरव्यू के बाद रिसर्चर एक समरी बनाता है कि उस इंटरव्यू में उसने क्या क्या चीज़ें देखी। हो सकता है कि रिस्पोंडेंट की बॉडी लैंग्वेज को नोट किया जा रहा हो सकता है कि वो ये देख रहा हो कि भाई किस तरीके से रिस्पोंडेंट आंसर कर रहा था, हो सकता है कि उसमें वो ये भी देखे कि एक समराइज फॉर्म में ये रखे कि भाई रिस्पोंडेंट की अंडरस्टैंडिंग में उस फिनोमिनन की क्या अंडरस्टैंडिंग है। ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच एक रिसर्च डिज़ाइन है जो कि 1968-69 से चला आ रहा है, और फिर इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट मॉडिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस की गई हैं, और इसके अंदर कोडिंग के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है ओपन कोडिंग, फिर होता है एक्जियल कोडिंग, फिर होती है सिलेक्टिव कोडिंग, और उससे हम जनरेट करते हैं डिफरेंट थीम्स। या ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच में हम इसको कैटेगरीज भी कह रहे होते हैं। जब कोड्स और थीम फाइनलाइज हो जाते हैं तो उन थीम्स की बेसिस पर राइट की जाती है स्टेटमेंट्स। वैसी स्टेटमेंट जो कि हम जिसको हम किसी क्वेश्चनर के अंदर लेके डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। उन कोड्स और थीम की फाइनलाइजेशन के स्टेप में हम यूज करते हैं पैनल रिव्यू अप्रोच, यानी कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का हम एक पैनल बनाते हैं, और उस पैनल से कहते हैं कि आप थीम्स को और आइटम्स को रिव्यू करें और देखें कि ये आइटम्स सही भी हैं जो कि रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किए हैं। इस तरह से हम उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं कि जो थीम्स और कोड्स हमने दिए थे वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ भाई ये थीम्स हमारे सही निकल के हैं। हिट रेशो एक टेक्निक है जिसको यूज किया जा सकता है, जिसमें हम रेलिवेंट आइटम्स को रिलेट करते हुए आइडेंटिफाई कर लें थ्रू पैनल रिव्यू प्रोसेस। इसके बाद अगर वो इंस्ट्रूमेंट नेटिव लैंग्वेज का है तो फिर ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है। ट्रांसलेशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रांसलेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश का इंस्ट्रूमेंट था तो आप उसे उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं,
फिर यानी फॉरवर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, और फिर उर्दू के इंस्ट्रूमेंट को वापस से इंग्लिश के इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसलेट किया जाता है, जिसको हम बैकवर्ड ट्रांसलेशन कहते हैं। और देखा जाता है कि हमारे पास वही इंग्लिश के वर्ड्स और थीम्स यूज हो रहे हैं, वही कोड्स यूज हो रहे हैं जो कि हम इंग्लिश और उर्दू के अंदर देख चुके थे सबसे पहले स्टेप के अंदर। इसके बाद लिंग्विस्टिक रिव्यू का एक प्रोसेस होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स या उर्दू लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने उर्दू लैंग्वेज ली थी तो उर्दू लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स को और इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है, और वो पैनल ये देखता है कि जी ये ट्रांसलेशन सही हुई है या नहीं। जब हमारा एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, क्वेश्चनियर बन जाएगा आफ्टर दी लिंग्विस्टिक रिव्यू प्रोसेस, उसको हम इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं सर्वे के अंदर, और हम रिस्पॉन्डेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसके रिस्पॉन्सेज को हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं यूजिंग दी लिकर्ट स्केल। फॉर एग्जांपल अगर आप 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल यूज़ करें तो स्ट्रांगली एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री के 5 पॉइंट्स पे आप स्टेटमेंट्स को मेजर कर सकते हैं। जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, जाहिर है जो भी डेमोग्राफिक्स है हमारे, उनका जेंडर क्या था, इनकम लेवल क्या था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या थी, डेजिग्नेशन लेवल क्या था, ये सब के सब आपको फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें सिर्फ काउंट और उसकी परसेंटेज होती है। मिसाल के तौर पे 50% मेल थे, 50% फीमेल थे, इसमें हम आमतौर पे पाई चार्ट्स वगैरह भी यूज कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर जो प्राइमरीली एनालिसिस यूज किया जाता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इसलिए यूज करते हैं कि हम देखें डेटा क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा है, और स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ये भी चेक कर रहे होते हैं कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी है कंस्ट्रक्ट की या नहीं। खास तौर पे यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी के लिए देखा जाता है स्क्यूनेस और कर्टोसिस को। स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यूज अगर रेंज में आती हैं, तो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्क्यूनेस की रेंज जो है वो -1 से +1 है और कर्टोसिस की रेंज जो है वो -3 से +3 है, तो अगर ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये कंडीशन मीट कर रही है तो इसका मतलब है कि हमारे कंस्ट्रक्ट यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। यूनिवेरिएट नॉर्मेलिटी की कंडीशन इसलिए स्पेसिफिकली यूज की जाती है क्योंकि हम आगे जब रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो उसका प्री रिक्विजिट होता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होना चाहिए। अगर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली नहीं होती, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं है, इसका मतलब है स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यूज रेंज में नहीं है, तो हम जी स्कोर का टेस्ट यूज करते हैं, और जी स्कोर के टेस्ट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से वाले कंस्ट्रक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर आउटलायर्स मौजूद हैं। उसकी एक्सेप्टेबल रेंज -3 से +3 के दरमियान है। अगर इस रेंज से बाहर होता है तो वो आउटलायर रिस्पॉन्स होता है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। मीनवाइल मल्टीवेरिएट आउटलायर्स को डिटेक्ट करने के लिए महालैनो बेस्ड डिस्टेंस को भी यूज किया जा सकता है। रिलायबिलिटी एनालिसिस इसके बाद का स्टेप है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि इंटरनल कंसिस्टेंसी आइटम्स के दरमियान मौजूद है या नहीं। क्रॉनबैक्स अल्फा इसका प्राइमरी टेस्ट है जो कि यूज किया जाता है, जिसकी कट ऑफ वैल्यू 0.6 है, यानी कि 0.7 से ऊपर होगा तो आइडियली एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज कट ऑफ 0.6 पे भी हम कंस्ट्रक्ट को रिटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम सैम यानी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपोजिट रिलायबिलिटी के भी टेस्ट यूज होते हैं, जिसकी एक्सेप्टेबल रेंज ग्रेटर देन 0.7 है। कोरिलेशन एनालिसिस, जिसमें हम कंस्ट्रक्ट के आपस के रिलेशनशिप्स को देख सकें, जिसके लिए डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। इसमें से वेरी वीक रिलेशनशिप 0 से 0.3 के दरमियान होता है, वीक रिलेशनशिप 0.3 से 0.5 के दरमियान होता है, 0.5 से 0.7 स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और 0.7 से 1 के दरमियान वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। इस वजह से इन वैल्यूज को देखते हुए हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स आपस में किस तरह का रिलेशनशिप करते हैं। कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस यूज किया जाता है। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा होता है तो ईएफए का टेस्ट मस्ट है। वो इसलिए कि ईएफए के अंदर हम ये देख सकें कि जो कंस्ट्रक्ट्स निकल के आए हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा था। ईएफए का टेस्ट ये बता रहा होता है कि हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं वो किस तरीके से वैलिडेट होते हैं और फैक्टर्स उसमें किस तरीके से कंफर्म होते हैं। ईएफए का टेस्ट हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की बेसिस के ऊपर रन कर सकते हैं एसपीएसएस के अंदर, जिसमें हमें ये डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। उनकी एक्सेप्टेबल कंडीशन के ऊपर हम ये चेक करते हैं कि हमारे फैक्टर्स कितने आइडेंटिफाई हो रहे हैं। इसके बाद कन्वर्जेंट वैलिडिटी का टेस्ट होता है।
कन्वर्जेंट वैलिडिटी टेस्ट के अंदर क्राइटेरिया ये होता है कि हमारा रिलायबिलिटी की वैल्यू 0.7 से अबव है, यानी कि क्रॉनबैक अल्फा या कंपोजिट रिलायबिलिटी की वैल्यू 0.7 से अबव है, और एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू 0.5 से अबव है। हायर 2014 ये भी स्पेसिफाई करता है कि अगर कुछ एक्सप्लोरेटरी स्टडीज हैं, जैसे कि मिक्स मैथड रिसर्च डिजाइन के अंदर समटाइम 0.4 का क्राइटेरिया भी जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। डाइवर्जेंट वैलिडिटी में ये चेक किया जाता है कि मल्टी कोलिनियरिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही बिटवीन डिफरेंट कंस्ट्रक्ट। मल्टी कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए प्राइमरी टेस्ट कोरिलेशन है। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आर की वैल्यू 0.9 से अबव थी, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की आइडेंटिफिकेशन है, तो ये मल्टी कोलिनियरिटी की इंडिकेशन हो सकती है। इसके अलावा मल्टी कोलिनियरिटी टेस्ट के अंदर VIF के टेस्ट भी यूज किया जाता है, जिसकी एक्सेप्टेबल रेंज 1 से लेकर 3.5 के दरमियान होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के अंदर दो पॉपुलर क्राइटेरियाज हैं, जिसमें फॉर्नेल एंड नेकर 1981 का क्राइटेरिया है, जो कि कहता है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन्ड शुड बी ग्रेटर देन ईच कोरिलेशन पेयर, ईच कोरिलेशन कोफिशिएंट पेयर। और इसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है वो HTMT रेशियो है, जिसका क्राइटेरिया लेस देन 1 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के क्राइटेरिया आप इस स्लाइड में देखें तो ईच पेयर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट से बड़ी है वैल्यू जो कि स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन है, जो कि सबसे ऊपर लिखा है। इसका तरीका ये होता है कि कोरिलेशन टेबल में जो डायगोनल में 1 होते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है यूजिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस एक्सप्लेन ऑफ रेलेवेंट कंस्ट्रक्ट, और फिर उसके नीचे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज से मैच करके हम ये देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट की डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं। HTMT रेशियो ऑफ कोरिलेशन देखा जाता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि जितना ज़्यादा 1 से क्लोज होगी उतनी ज़्यादा लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, और कट ऑफ वैल्यू इसकी 1 है। कॉमन मेथड बायस एक ऐसा टेस्ट है, इसके लिए हार्मन सिंगल फैक्टर टेस्ट जो है कॉमनली यूज होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि वेरिएंस एक्सप्लेन जो है वो 50% से ज़्यादा, एक सिंगल फैक्टर का वेरिएंस एक्सप्लेन जो है वो 50% से ज़्यादा है। बाकी फुल कोलिनियरिटी असेसमेंट भी इसमें देखी जाती है कि 1 से लेके 3.3 के दरमियान अगर VIF मौजूद है तो भी ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि हमारे डेटा में कॉमन मेथड बायस नहीं है। इसके बाद हम रिग्रेशन एनालिसिस कंडक्ट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस कंस्ट्रक्ट का एक कंस्ट्रक्ट का दूसरे कंस्ट्रक्ट के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए यूज होता है। एक्सेप्टेबल वैल्यू स्लाइड के अंदर मौजूद हैं। और फाइनली हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल यूज करते हैं, जिसके अंदर हम किसी भी मॉडल जब एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितने भी रेलेवेंट कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं उन कंस्ट्रक्ट को एक मॉडल के अंदर प्लेस करके हम देख रहे होते हैं कि ये मॉडल फिट है। यानी जितने कंस्ट्रक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं यूजिंग द क्वालिटेटिव स्टडी, उनको हमने क्वांटिटेटिवली वैलिडेट किया, और फिर उसके बाद एक मॉडल के अंदर उन कंस्ट्रक्ट्स को रख के हम ये चेक कर रहे हैं कि ये सारे कंस्ट्रक्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं या नहीं। सैम की दो अप्रोचेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हो रही होती हैं। एक है वेरिएंस बेस्ड सैम, जिसमें PLS सैम ज़्यादा पॉपुलर है, और दूसरी है कोवेरिएंस बेस्ड सैम, जिसके अंदर हम MOS या M+ के सॉफ्टवेयर्स को या R11 को हम यूज कर सकते हैं। वेरिएंस बेस्ड सैम के अप्रोच के अंदर हम वेरिएंसेस की बेसिस पे एक वेरिएबल के आपस के रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं, और कोवेरिएंस बेस्ड सैम के अंदर हम कोवेरिएंस की बेसिस के ऊपर एक दूसरे के रिलेशनशिप को देख रहे होते हैं। इसमें रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं। सैम का मकसद ये होता है कि साइमल्टेनियसली मल्टीपल इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व किया जा सके। बहुत सारी मॉडल फिट इंडिसेस इसमें यूज हो सकती हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर हमने आपसे शेयर की हुई हैं, जिसमें एब्सोल्यूट इंडिसेस के अंदर का I2, RMSEA, ठीक है, पार्सिमनी एडजस्टेड मेजर्स के अंदर पार्सिमनी CFI और पार्सिमनी नॉन फिट इंडेक्स यूज होती है। CFI TLI को प्रेफरेंस दी जाती है। CFI TLI की वैल्यू अगर 0.9 से अबव है तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल फिट है। कुछ रेफरेंसेस जो कि इसके साथ मौजूद हैं, जो कि हमने स्लाइड्स के अंदर यूज किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।